अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग इंग्लिश एसे को डिस्कस कर रहे हैं और आज इस सीरीज का थर्ड लेक्चर है। तो सबसे पहला सवाल ये जो अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं हमसे कि ये किस किस जॉब के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। पीपीएससी एफपीएससी की तमाम जॉब जिनके लिए एसे रिक्वायर्ड है। आजकल वैसे एफपीएससी ने तो खत्म कर दिया, लेकिन पीपीएससी के अंदर बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें एसे रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है। इसी तरह से एडी की जॉब होती है, बहुत सारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब, और इसके अलावा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब है। तो ये वो सारी सीट्स हैं जिनके अंदर इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी जॉब्स आती हैं जिसके अंदर ऐसे रिक्वायर्ड होता है। तो ये ऐसे जो है वो आप लोगों के लिए उस तैयारी के लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो है जो बच्चे बिगनर हैं, जो सीएसएस स्टार्ट कर रहे हैं, जो पीएमएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे जो है वो ये ऐसे जो है वो बेस्ट क्लास है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक लेवल से बिल्कुल स्क्रैच से ये चीजें सिखा रहे हैं। और उसमें यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे तमाम बच्चे जिनको जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पता नहीं चलता होता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, शुरू कहाँ से करना है। सबसे मुश्किल काम जो है ऐसे का वो यही है कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये जो है वो हमने आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो प्रोवाइड किया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रो दिया ऐसे का। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने आउटलाइन बनाना सिखाई, ठीक है। और आज का ये जो थर्ड लेक्चर है इसके अंदर हम बताएंगे कि एसे के थीम्स क्या हो, ठीक है। और थीम्स आइडेंटिफाई करके आपने अपना एसे कैसे प्रिपेयर करना है। क्या आपने टॉपिक प्रिपेयर करने हैं या आपने थीम्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज आपके पास टाइम शॉर्ट है। अगर आपने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर देना है तो आपके पास तकरीबन जो है वो एक महीना है, बल्कि एक महीने से कम है। 6 तारीख को पेपर है नेक्स्ट मंथ में। इसी तरह से अगर आपने सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा का पेपर देना है तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो तकरीबन 20 दिन है, क्योंकि 28 को ये पेपर है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 20 दिन में आपने तैयारी करनी है। तो आप मैक्सिमम जो है वो कितने ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 20 ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एक दिन में। अगर आप बहुत ही ज्यादा कर लेंगे तो एक दिन में एक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपने जीके की भी तैयारी करनी है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक स्मार्ट अप्रोच के तहत चलेंगे कि जिसमें आपकी तैयारी भी हो जाए और आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर थीम्स इन इंग्लिश है। अच्छा, थीम्स का सोच के आपके जहन में क्या आता है कि क्या होता है थीम? जो होता है ना वो बेसिकली कैटेगरी होती है या वो क्लासिफिकेशन हो किसकी, उस ऐसे की, ये किस कैटेगरी का ऐसे है। मिसाल के तौर पे ऐसे आता है ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। ये एक ऐसे आ जाता है आपको। अब आप इसको किस डोमेन में डालेंगे? क्या आप इसको एजुकेशन वाली डोमेन में डालेंगे? नहीं, ये है आईटी, सोशल मीडिया एंड एआई। ये डोमेन अगर आपने बनाई हुई है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली ये इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आ जाता है ऐसे आ जाता है विमेन एजुकेशन से रिलेटेड, विमेन एजुकेशन से related। तो उसको आप किस में डालेंगे? उसको ऑब्वियसली आप एजुकेशन में डालेंगे। एजुकेशन जो है वो क्या है, एक आपका ब्रॉडर थीम है। थीम क्या है आपकी? बेसिकली ये कैटेगरी है, ये क्लासिफिकेशन है। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर फिर आप बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो बना सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एजुकेशन की मिसाल दी है, तो इसमें आप और कौन कौन से ऐसे डाल सकते हैं? इसमें आप वोकेशनल ट्रेनिंग डाल सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, या आप इसमें टेक्निकल एजुकेशन जिसको कहते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। वो इसमें ऐड हो सकता है। इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जितने भी ऐसे होंगे, वो सारे के सारे किसमें आएंगे? वो आपके एजुकेशन के थीम में आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो इस थीम की समझ आ गई हो। अच्छा, इसी तरह से जो है वो हमारे पास एक थीम होता है, कुछ मेंटोर जो है वो इसको भी कंसीडर करते हैं करंट अफेयर्स। ये भी एक थीम है। अच्छा, अब देखिए करंट अफेयर्स में क्या बन सकता है। करंट अफेयर में बन सकता है जी पैलेस्टीन इशू, इस पे ऐसे आ सकता है। इसी तरह से इसमें पाक इंडिया स्टैंड ऑफ, जिसको हम मार्का हक है, इस पे ऐसे आ सकता है। और कहाँ आ सकता है? पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट, इस पे ऐसे बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे देख के पता लग जाता है कि ये किस डोमेन के अंदर है। जब आप डोमेन्स को पढ़ लेंगे तो जैसे ही आप किसी ऐसे को देखेंगे फौरी तौर पे आपको पता लग जाएगा कि ये किस डोमेन में जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है कि हर किसी के थीम्स एक जैसे हो। आपने कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, मैंने आपको आज कुछ थीम्स पढ़ा देने हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो ऐसे के टॉपिक्स बन सकते हैं वो भी बता देने हैं। सब थीम क्या होता है वो भी मैंने आपको बता देना। तो इससे आप बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, आप लोग जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से जो है वो थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ऐसे का एक टॉपिक मिले और आप खुद से बता देंगे कि ये जो है वो ऐसे किस थीम से बिलोंग करता है। अच्छा, अब सवाल ये है, आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि वाई। उसकी वजह ये है कि क्या हम बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हैं, ठीक है, और हर क्लास में हमने ऐसे लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर थीम्स बनाने की जरूरत क्या है? उसकी रीजन ये है बच्चों के ऐसे का जो भी सिलेबस है वो डिफाइन नहीं है। आपको पता नहीं है कि इसका क्या टॉपिक होगा,
अदरवाइज हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे जो है वो आपको दे दिए जाते थे और उसमें से ये एक ऐसे आ जाता था कि ये आपका ऐसे है और इसको आप राइट डाउन कर। लेकिन यहाँ पर ऐसे का जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं है, कुछ भी ऐसे आ सकता है। और अगर सीएसएस पीएमएस की बात करें तो एक से ज्यादा ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, देखिए जहां पर हमारे पास सिलेबस नहीं होता ना, वहां पे फिर हम इस तरह की अप्रोच यूज करते हैं कि हम फिर सिलेबस को कन्फाइन करने की जरूरत करते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, हम उसके उसके फ्रंटियर्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि इन इन फ्रंटियर्स के अंदर अंदर जो है जो चीजें आ रही हैं उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे हम जीके में करते हैं। तो जीके का वैसे तो कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन हमें पता है कि आप जो है वो सर्टन नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लें, आप जो है वो पास पेपर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, तो आप वहां से इजीली पास हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेंटोर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करके उसके कुछ ना कुछ फ्रंटियर्स, उसके बॉर्डर्स जो है वो डिफाइन कर लिए हुए हैं, और मैक्सिमम जो पेपर है वो उसी के अंदर से आता है। जारी बात है, जो जैसा पेपर आपके लिए है वैसा ही दूसरों के लिए। अगर आपको जो है वो सिलेबस अननोन है आपके लिए, तो लोगों के लिए भी जो है वो सिलेबस अननोन है, बाकी लोगों के लिए भी जो है वो सेम सरकमस्टांस, ठीक है। तो आज एक डेवलपमेंट भी और हुई है कि आपके जो एजुकेशनल मार्क्स हैं उसका वेटेज खत्म कर दिया गया है। तो ये जो है वो एक अच्छी चीज हुई है या एक बुरी चीज है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ये हमें जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जी, अब थीम्स के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला थीम है हमारा, दैट इज गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के अंदर क्या कुछ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस फेलियर ऑफ गवर्नेंस, क्राइसिस और फेलियर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान आ जाएगा। गुड गवर्नेंस जो है वो ये भी एक टॉपिक बन सकता है, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, या वैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकता है कि गुड गवर्नेंस का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ क्या ताल्लुक है। आइडियल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है पाकिस्तान में क्या हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, माजी में पूछा भी गया है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सर्विस डिलीवरी इश्यूज के ऊपर, सर्विस डिलीवरी इश्यूज का मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सर्विसेज हैं, कि यहाँ पे उसकी बात हो रही है। आप आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं, आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो वहां पर जो है क्या सर्विस डिलीवरी जो है वो बिल्कुल हैसल फ्री है, क्या वहां पे आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा, क्या वहां पे आपको रिश्वत वगैरह नहीं देनी पड़ रही। तो ये सारी चीजें जो है वो सर्विस डिलीवरी के साथ इसका लिंक है। इम्पैक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और गुड गवर्नेंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये था जी हमारा पहला पहला थीम, ठीक है। इसी तरह से एक और थीम है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के अंदर अब कौन कौन से ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पास्ट में पूछे गए हैं। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन प्रोसेस, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। उसके बाद है जी डिजिटल डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और इस्लाम एंड डेमोक्रेसी। तो ये जो मुख्तलिफ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अदवार में पीपीएससी के एग्जाम्स में, एफपीएससी के एग्जाम्स में, या बाकी मुख्तलिफ जो कमीशन है उनके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, अब इसमें से आपने प्रिपेयर कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा एक थीम है दैट इज इकोनॉमी। अब आपको ये कैसे आता है, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। तो आपको इकोनॉमी का नाम से एक तो पता लग जाएगा वैसे ही कि ये इसका थीम क्या है। इसका थीम जो है वो इकोनॉमी, और वैसे भी जो है उसकी नेचर आपको बता देगी। जैसे आईएमएफ है, तो आईएमएफ का ताल्लुक किसके साथ है, फाइनेंस के साथ है, डेट के साथ है, कर्जे के साथ है। और लोन का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, ऑब्वियसली वो इकोनॉमी के साथ है। तो यहाँ से आपको जो है वो पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे जो ऐसे हैं वो किस डोमेन में जा रहे हैं, वो इकोनॉमी के डोमेन में जा रहे हैं। अब आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमी की जो डोमेन है या थीम है, इसको अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो इसमें पहला ऐसे जो हमने दिया है वो है पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल जो है वो ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर जो कि आमतौर पे एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जहाँ पे लोगों की इनकम का कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास चले जाएं तो वो आपको अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ही नहीं दिखाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आपको नहीं दिखाते, तो इसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहा जाता है। इसी तरह से अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको बैंकिंग सेक्टर के थ्रू रूट नहीं करते, कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो कोई और तरीका, कोई और वे जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है वो आप कौन कौन से सब थीम्स हैं जिसके ऊपर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसमें जो है वो हमारे जो बैंक्स हैं उसका डाटा कलेक्ट करेंगे कि बैंक्स के अंदर जो है वो इस वक्त कितना डिपॉजिट मौजूद है, ठीक है। सर्कुलेशन के अंदर इस वक्त जो है वो कितनी मनी मौजूद है। बैंकों की जो है वो रिसर्च जहां पर आप लेंगे कि उसमें आप ये बताएंगे
कि कितने परसेंट बिजनेस जो है परसेंटेज में बकायदा जो है वो आपको स्टेट बैंक में मिल जाएगा कि कितनी परसेंटेज जो है, या आपको मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च स्टडीज आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी कि कितने परसेंटेज ऑफ बिजनेस है जो कि बैंकिंग के थ्रू राउट हो रहा है, और कितना ऐसा है जो कि इनफॉर्मल है, ठीक है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है। इसी तरह से अगर आप आगे आ जाते हैं, ठीक है, आईएमएफ बेल आउट की तरफ आ जाते हैं, तो आईएमएफ बेल आउट प्लान की जो है वो आप हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में आप क्या देखेंगे कि पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो आईएमएफ, ये हिस्ट्री जो है वो अब आईएमएफ की हिस्ट्री या पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ रिलेशंस की हिस्ट्री, ये अब एक सब थीम बन गया। अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो आप इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान सबसे पहले आईएमएफ के पास कब गया, ठीक है, पाकिस्तान आईएमएफ के साथ जो है वो इल्हाक कब हुआ पाकिस्तान का, इसके अलावा जो है पाकिस्तान ने टोटल कितने बेल आउट्स प्लान लिए हैं अब तक। अगर इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कितनी बार जो है वो गए हैं, इंडिया कितनी बार आईएमएफ के पास गया है, श्रीलंका कितनी बार आईएमएफ के पास गया है, रीजनल कंडीशन क्या है दुनिया के अंदर जो है वो बाकी कंट्रीज। तो ये क्या है कि आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो वहां पर दे सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर योर एसे। अब इसमें आपने चैलेंजेस बताने हैं। चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये वाला है, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रिसीट्स फॉर डिजास्टर। क्या क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है या फिर ये डिजास्टर की तरफ लेके जा रहा है? तो आपने बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताएं, और बाद में आप अपनी टेक बताएं कि आपका जो है वो इस पे क्या स्टांस है, आप क्या समझते हैं कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपने अपना एक स्टांस लेना होता है, ठीक है। ऑल दो कि आप ये बताएंगे कि ठीक है ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो है वो इसके नुकसान जो है वो ज्यादा है, या आप ये बताएंगे कि हमें ये स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, नुकसान जो है वो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए आईएमएफ का जो साथ है वो जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टेक है, आपका जो स्टांस है, आपका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आपने ऐसे नहीं लिख देना जैसे हम लोग कैजुअली यूनिवर्सिटी के अंदर लिखते हैं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि उसमें हम लोग उसके कुछ मेरिट्स लिख देते हैं, कुछ डिमेरिट्स लिख देते हैं, और उसमें हम लिख देते हैं कि ठीक है जी इसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हमने जो है वो इसको यूज किया हुआ है, और उसको देख के ये नहीं पता लगता कि आप उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। क्या आप ये कहते हैं कि आईएमएफ के बेल आउट्स पैकेज हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? तो वो एट द एंड, बाय द एंड ऑफ द ऐसे जो है उसको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली आपका ओपिनियन क्या है। तो जो ऐसे ऐसे हैं वो आपको ज्यादा मार्क्स जो है ऑब्टेन करके नहीं दे सकते। इसी तरह से इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की बात करें, इसमें चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड है, तो ये सारे के सारे जो ऐसे हैं ये किस डोमेन से बिलोंग करते हैं, ये इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। तो इस साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चला जा रहा हूँ कि आपने इसके लिए डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है दैट इज एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। अब डोमेस्टिक इश्यूज की बात की जाए तो पाक अफगान स्टैंड ऑफ है, ठीक है, पाक इंडिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन इशू चल रहा है, ठीक है, इसमें आप जो है वो गजा पीस प्लान या गजा पीस एग्रीमेंट जो है उसको आप लाजमी देख लेंगे, ठीक है, उसमें पाकिस्तान का रोल देख लेंगे, अमेरिका का रोल देख लेंगे, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, उनका रोल आप इसमें देख लेंगे, पाक अमेरिका रिलेशंस आप देख लेंगे जी आफ्टर मार्का हक जो है, ठीक है, और उसके बाद इसमें आप चाइना का भी जो है वो लाजमी लिखेंगे, उसको देखेंगे कि पाक अमेरिका रिलेशन से जो है पाक चाइना रिलेशनशिप जो है उनके अंदर कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली तो ये ट्रेड ऑफ है ना। उसके बाद ग्लोबल पावर डायनामिक्स आप देखेंगे, शिफ्ट्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया, ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इस टाइम पाकिस्तान जो है उसकी इस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज चले गए हैं, ठीक है। तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया, क्या हमारा जो रुझान है वो चाइना से हट के अमेरिका की तरफ चला गया है, क्या इसी वजह से हम अमेरिका से जो है वो क्रूड ऑयल परचेज करें? तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको लिंक करने में हेल्प करेंगी, आपको अपने स्टांस को प्रूव करने में हेल्प करेंगी। बलूचिस्तान प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशंस हैं, ये आपका डोमेस्टिक इशू है, इसके ऊपर भी, और डोमेस्टिक और बर्निंग इशू है और उसके ऊपर भी जो है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान इशू है ये आपके करंट अफेयर का पार्ट भी हो सकता है, ये आपके डोमेस्टिक इश्यूज वाली डोमेन में भी आ सकता है। इट इज अप टू यू कि आप इसको कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, आप उसको वहां भी रख सकते हैं, यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लाइमेट चेंज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन, बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है ये कि ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान है, ठीक है, ये कैसे आ सकता है, फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर आ सकता है। फ्लड जो है वो एक बड़ा एक रिसेंट सब्जेक्ट है और रिसेंटली जो है वो हमने जो है बड़ा सफर किया इसके साथ। तो फ्लड मैनेजमेंट के साथ जो है वो आप फिर क्या करेंगे, इसमें आप सब डोमेन्स बहुत सारी आपके आपके पास बन सकती है। जब आपने इसकी तैयारी करनी है तो आप ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे, आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है,
इसके अलावा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। आर्कटिक ओशन की जो इस वक्त मेल्ट हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, उसका यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दुनिया के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वाइप आउट हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। पाकिस्तान जो है वो ग्लेशियर्स के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, ये भी बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको हर लिहाज से इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान है, ठीक है, जिसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं, पंजाब का इदारा है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में उसका जिक्र करेंगे। एक फेडरल एक डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसकी बात करेंगे, ठीक है, उनका रोल बताएंगे। इसके अलावा और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, ईरा वगैरह है, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, उसका जिक्र करेंगे। देन द फ्यूचर ऑफ द मैन काइंड ऑफ ग्लोबल वार्म पर्सपेक्टिव्स, ठीक है जी, ये अब एक जनरल बात है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाकिस्तान का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो है पूरी दुनिया का आप जिक्र करेंगे कि यहाँ पे दुनिया के तमाम कंट्रीज का जिक्र करेंगे। और ओवरऑल जो है वो ग्लोब का जिक्र करेंगे, जो कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह से सफर कर रही है, ठीक है। तो एक बड़ा एक ब्रॉडर जो है वो पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक ब्रॉडर लेंस में आपको देखना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, फैक्ट और फिक्शन है, थ्रेट ऑफ दी ग्लोबल वार्मिंग और वेस्ट टू कंट्रोल, तो ये सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत अच्छा थीम है, इसके ऊपर लाजमी एक आध ऐसे जो है वो इस दफा पूछा जाएगा। देन आपके पास आ जाता है जी एजुकेशन। एजुकेशन जो है बड़ा फेमस थीम है, एजुकेशन से अक्सर कोई ना कोई ऐसे जरूर आ जाता है, जैसे हायर एजुकेशन है, विमेन एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, फॉल्टी है, बेनिफिशियल है, क्या है। रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग के में, क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या ये कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है, अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, उसके बिहाइंड क्या क्या रीजन है, सारा कुछ बताएंगे। इल्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इसकी इस वक्त इल्स क्या है, ठीक है, इसके इसके अंदर इसमें खराबियां कौन कौन, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग एक्सेल नहीं कर पा रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करें, ठीक है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक फ्रेश थीम है, इसके ऊपर अक्सर ऐसे आ जाता है। पिछले 2-3 साल में देखा जा रहा है, सीएसएस है, पीएमएस है, तो कोई एक आध ऐसे इसके ऊपर लाजमी आ जाता है। इसके आपने मेरिट्स डिमेरिट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है, इस डोमेन के अंदर पहले तो इसका इंट्रोडक्शन एक प्रिपेयर करेंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद फिर एक इसका पर्सपेक्टिव ये है कि ये क्या ये क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, तो पहले वाला जो पोर्शन है मेरिट डिमेरिट वाला वो तो आ जाएगा। इसमें फिर आपने डेथ ऑफ क्रिएटिविटी जो है इसके ऊपर आपने बात करनी है कि क्या ये क्रिएटिविटी को खत्म करता है या ये क्रिएटिविटी को जो है वो एक नई डायमेंशंस में ले गया, ठीक है, या इसने क्रिएटिविटी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, या फिर इसने क्रिएटिविटी को जो है वो एक नई जिहत जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे, आपका स्टांस जो है वो ये बताएगा कि आइदर इट इज अ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी और नॉट। द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फ्यूचर क्या है, आगे कहाँ कहाँ किस किस फील्ड के अंदर जो है वो एआई इस्तेमाल हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स, ठीक है जी, ओवरस्टेप कर लिया, अपनी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस करता चला जा रहा है। राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और रोल ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी, इन है इन साइबर सिक्योरिटी। तो एआई का रोल साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको, अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको ऐसे आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी डोमेन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन है, विच इज आर थीम नंबर 7। नेक्स्ट हमारा थीम कौन सा है जी, दिस इज सोशल इकोनॉमिक इशूज, सोशल इश्यूज या इकोनॉमिक इश्यूज। अब ये होता है कि अब जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं इनको हम अलग अलग नहीं देखते, बल्कि इनको कलेक्टिवली देखा जाता है, बिकॉज सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठे देखा जाता है। सोशो इकोनॉमिक आजकल जो करंट सिनेरियोज हैं, पहले ये होता था कि सोशियोलॉजी को अलग पढ़ा जाता था, सोशल इश्यूज जो है उनको अलग डिस्कस किया जाता था, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स को अलग पढ़ा जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं वो ये है कि सोशियोलॉजी के अंदर इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है, इकोनॉमी के अंदर सोशियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, बिकॉज दे आर रियली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान है ऑब्वियसली एक सोशल इकोनॉमिक इशू है, ठीक है। जब आपके इकोनॉमिक इश्यूज होंगे तो आपके सोशल इश्यूज होंगे, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बिहाइंड मोर देन 75% प्रॉब्लम्स के बिहाइंड जो रीजन होती है वो इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमिक्स होती है, वो फाइनेंसिस होते हैं, ठीक है।
तो इसलिए जो है वो इनको एक दूसरे के साथ लिंक करके देखा जा सकता है। तो आप भी जो है वो इसको इसी लेंस के साथ देखेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, रोल ऑफ एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन का यहाँ पे इशू है, करप्शन है एंड सोशल जस्टिस है। तो दीज आर ऑल दी एसेस जिनको जो है वो हम लोग प्लेस करते हैं अंडर द थीम ऑफ सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। नेक्स्ट थीम है जी हमारा थीम नंबर 9, सोशल मीडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, ठीक है। और अगर आप इस थीम को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से एक आध ऐसे जो है वो इजीली आ जाता है, ठीक है। मीडिया एंड इट्स रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स है, मीडिया एंड सोशल चेंज इन पाकिस्तान है, ठीक है। और रोल ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आ सकते हैं इसके। इसी तरह से एमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया जो है वो कैसे एक बहुत बड़ी पावर बन गया है। लोग इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए जो है वो एक बड़ा जबरदस्त सोर्स है। डिजिटल डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी उसी पर्सपेक्टिव के अंदर है। डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है कि अब लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपना स्टांस पेश करते हैं लोगों के सामने जो है। अब जो है वो मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में जिस तरह जलसे होते थे, लोगों को इकट्ठा किया जाता था, वो वाला सिस्टम नहीं होगा, बल्कि अब जो है वो जो भी कुछ होगा वो सोशल मीडिया के ऊपर ही होगा। बिकॉज जैसे जैसे जो है वो हमारी नई जनरेशन सोशल मीडिया की तरफ आ रही है, वैसे वैसे पुरानी जनरेशन बहुत सारे लोग जो कि बड़े ज़ौक़ शौक से जलसों में शिरकत करते थे, ठीक है, जुलूसों में जाते थे, अब वो जो जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो भी अब कुछ है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही हुआ करेगा। तो सोशल मीडिया रीशेपिंग द एजुकेशनल सिस्टम, आपका जो सोशल मीडिया है वो आपके एजुकेशनल सिस्टम को कैसे रीशेप कर रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने डाटा कलेक्ट करना है। तो अगर आप ये सारी की सारी डोमेन, ये जो सब डोमेन्स हैं, इनके बारे में डाटा कलेक्ट कर लेंगे, बेसिकली ये सब डोमेन जो है वो आपके क्या है, आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके ऐसे के टॉपिक्स हैं। और हर टॉपिक के अंदर जो है वो एक दो सब डोमेन्स या सब थीम्स आपके निकल आएंगे, उनको आप प्रिपेयर कर लेंगे, ये सारे के सारे आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स मींस करंट इश्यूज आ जाएंगे, इसमें आपका सी पैक का इशू आ जाएगा, थोड़ा पुराना हो गया लेकिन अब इसके ऊपर फिर स्टिल क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे आते भी रहते हैं। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आ जाएगा कि अब इस वक्त यूएस चाइना डिलेमा जो हमारा चल रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आइदर हमारे जो कुर्बत हो रही है यूएसए के साथ, उसकी वजह से क्या चाइना जो है वो इससे खुश है या नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, और इसके अलावा क्या है जी, अब्राहम अकॉर्ड एंड इट्स फीस। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको उसके पैलेस्टीन इशू के साथ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर आपने अब्राहम अकॉर्ड को यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है, पैलेस्टीन इशू को जो है वो आपने इंटरनेशनल इश्यूज या एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आपने इसको प्रिपेयर किया हुआ है, तो भी आप इसको कलेक्ट करके एक ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसे याद नहीं करने, आपने ऐसे लिखना सीखना है। अगर आपके पास इन सारे थीम से रिलेटेड डाटा मौजूद होगा तो आप उस सारे को इकट्ठा करके आप ऐसे फौरन बना लेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या क्या करना है, आपने ऐसे लिखना सीखना है। ओके, तो जी 11 नंबर पे हमारा जो थीम है वो क्या है, वो जेंडर है। अब जेंडर से रिलेटेड जितने भी हैं, बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है, जैसे मेन विल बी मेन कहते हैं। इस जेंडर इक्वालिटी या मिथ, क्या ये मिथ है या वाकई जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। वाई देर इज नो स्टेटस ऑफ थर्ड जेंडर इन पाकिस्तान। और इसके अलावा जो है इस पे ये भी बन सकता है, पाकिस्तान वुमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान और वुमेन इन वर्कफोर्स के अलावा है, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ठीक है। क्या थर्ड वर्ल्ड इशू का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर क्या फेमिनिज्म एक इशू है या नहीं है, या इससे भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली इससे बड़े प्रॉब्लम है। लेकिन क्या जो है वो फेमिनिज्म जो है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। द न्यू वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। तो ये फेमिनिज्म जो है, ये जो मोमबत्ती माफिया है या इस तरह की जो चीजें हम लोग टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसके बारे में जो है वो आपने ये देखना है कि हमारे कल्चर के अंदर क्या इसकी कोई जगह मौजूद है या नहीं है, या ऐसे लोग मौजूद है सोसाइटी के अंदर जो कि इसको बदनाम कर रहे हैं, क्या ये वाकई लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो स्टांस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस्लामोफोबिया और रिलीजन से रिलेटेड बात ऐसे आ जाता है, ये भी एक अलग से थीम है। जैसे दिस यूनिटी अमंग द मुस्लिम कंट्रीज जो है वो जो कि इस वक्त बड़ा एक इमर्जिंग इशू है, जिसकी वजह से कभी अमेरिका उन पे हमला कर देता है, कभी इसराइल उस पे हमला कर देता है, ठीक है। तो ये जो इस्लामोफोबिया और रिलीजन वाला जो टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो यहाँ पे आपने बहुत ख्याल करना होता है, बिकॉज देर आर वेरी थिन लाइंस, आपको पता नहीं चलता कि आप कब क्रॉस कर जाते हैं। बिकॉज अक्सर ये होता है कि जैसे हम अपनी अपनी पर्सनल जो हमारी गैदरिंग्स होती हैं उसके अंदर हम बैठ के जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेसली बात कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एसे है उसके अंदर आपने ख्याल करना है
कि आपने अपनी लाइंस को क्रॉस नहीं करना, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो है वो एक इंतहा के बंदे हैं, आप एक फंडामेंटलिस्ट किस्म के बंदे हैं। राइजिंग वेव्स ऑफ इस्लामोफोबिया अराउंड द ग्लोब कॉजेज रिपरकशंस एंड रेमिडी। तो ये जी इस्लामोफोबिया और रिलीजन का जो है वो, इसमें आप मजीद भी और बहुत सारे ऐसे ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ज्यादा ऐड नहीं किया बिकॉज इस पे ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पे जो है वो ज्यादा बच्चे इसको ऑप्ट नहीं। इसके अलावा जी है वुमेन से रिलेटेड प्लाइट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान है, वाई जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जेंडर में भी आ सकता है, विमेन में भी आ सकता है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान है, वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान मैयर्स एंड रेमेडीज है बिटवीन एस्पायरेशन और रियलिटी। अच्छा, ये दोनों मिलते जुलते हैं, ये दोनों जो है वो इस तरह से इनको आप टैकल कर सकते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसमें वायलेंस के जो है वो केसेस आप कोट करेंगे, ठीक है। अब इसके सब थीम्स क्या होंगे, इसमें मुख्तारा माई वाला केस होगा, इसमें और इस तरह के बहुत सारे केसेस होंगे जिनको आप एज ए केस स्टडी यहाँ पर पेश करेंगे और अपने स्टांस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या इसके अलावा आपके माइंड में जो भी केसेस हैं, तो आपने सब थीम्स जो है वो कैसे प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जी नंबर 14 है फिलोसफी एथिक्स एंड मोरालिटी। अच्छा, इस तरह के भी बाज़ात आ जाते हैं कि वो फिलोसफिकल किस्म के होते हैं। मैन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, ठीक है जी। एथिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ठीक है जी। और डज फिलोसफी डिस्ट्रॉय और स्ट्रेंथन फेथ, ठीक है, कि आपके अकीदे को जो है वो फिलोसफी डिस्ट्रॉय करती है या फिर स्ट्रेंथन करती है। तो ये भी जो है वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट समझा जाने वाला एक थीम है, ठीक है। इसमें आपको फिलोसफी की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, और अगर आप इसके ऊपर फिलोसफी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर जो है वो आप स्ट्रांग हैं, तो फिर आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। यूजुअली जो है वो स्टूडेंट इसको ऑप्ट नहीं करते, आमतौर पर इसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन जो करते हैं वो फिर बहुत अच्छे तरीके से भी कर लेते हैं। जस्टिस, लॉ एंड ह्यूमन राइट, तो ये हमारा लास्ट थीम है। जैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में आ जाते हैं, विमेन राइट्स के बारे में आ जाते हैं। तो विमेन राइट्स वाला जो है वो इसमें ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आ सकता है, विमेन वाले में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जस्टिस डिलेड एंड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये चूंकि इसका ताल्लुक जस्टिस से है तो ये लॉ वाली डोमेन के अंदर आता है। तो कि आपने इस वक्त टोटल जो है मैंने आपको 15 डोमेन्स दिखाई हैं, शायद इसके अलावा भी कोई दो चार पांच और बन सकती हैं, ठीक है। बट दीज आर द मैक्सिमम डोमेन्स। अगर आप इतनी डोमेन्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से आपका जो ऐसे है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने इसको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आपने ऐसे को क्रैम नहीं करना, आपने इन इन थीम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके अंदर आपने अच्छे अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने हैं, उसमें आपने कोटेशंस ऐड करनी है, ठीक है। और फिर उसकी बेस पे आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना सीखना है, आपने एक ऐसे लिखना सीखना है, उसको आपने क्राफ्ट कैसे करना है, उसको आर्टिकुलेट कैसे करना है, आपने ये बनाना सीखना है। आपने ऐसे को रटा नहीं लगाना, ठीक है। क्रैम करने की आपको ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू शुरू के अंदर अगर जिन बच्चों को जो है वो सेंटेंस मेकिंग का इशू है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल वीक इंग्लिश है, वो शुरू में एक दो ऐसे जो है वो क्रैम कर लें, उससे क्या होगा कि उनको एटलीस्ट सेंटेंस बिल्डिंग आ जाएगी। लेकिन लंबे अरसे में इन द लॉन्ग रन जो है वो आपको क्रैमिंग से जान छुड़ा के आपने इस तरफ आना है, ठीक है। आपने ऐसे लिखना सीखना है कि ऐसे लिखते कैसे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थीम्स। थीम्स के अंदर हमारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो गए। हमें बार बार बच्चों की तरफ से जो है वो ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करें, तो हमने क्या किया कि एक ही वीडियो के अंदर जो आपके थीम्स हैं उनको भी कवर कर लिया, उन थीम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लिया। उसमें जो सब थीम्स आपने बनाने हैं, डाटा किस किस चीज से रिलेटेड कनेक्ट करना है, आपने यहाँ पे इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, वो भी हमने आपको बता दिया। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जो बच्चे जो हैं वो हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो एडमिन से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए जो है वो जो बच्चे नोट्स चाह रहे हैं या क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं या ऐसे की वैल्यूएशन चाह रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।